नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। इस शो में हम बात करते हैं रियल्टी सेक्टर से जुड़ी खबरों की, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के जरिए विश्लेषण करते हैं ट्रेंडिंग मुद्दों का और परफेक्ट हो में आपको बताते हैं आपके घर से जुड़ी जरूरी बातें। तो शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले बुलेट पॉइंट्स। हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में हुए कई अहम बदलाव। हाइट, सेटबैक, एफआईआर समेत स्ट्रक्चर डिजाइन में कई फेरबदल को मिली मंजूरी। एक्सपर्ट्स के जरिए बारीकी से जानेंगे बिल्डिंग कोड के नए संशोधन। क्यों रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाने से कतरा रहे हैं दिल्ली के डेवलपर? छोटे प्लॉट में रेरा रजिस्ट्रेशन को लेकर घर खरीदारों को गुमराह कर रहे हैं बिल्डर। दिल्ली रेरा का नोटिस, नियमों की स्पष्टता के साथ डेवलपर्स को चेतावनी, घर खरीदारों को किया सतर्क। मुंबई में ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन को मिलेगा बढ़ावा। डेवलपर संगठन नरेटको के साथ मिलकर 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट डेवलप करेगा टाटा पावर। रियल ट्रेंड्स में जानिए पूरी खबर। छोटे शहरों में मजबूत मांग को लेकर टीयर 2 और 3 शहरों की ओर बढ़ा डेवलपर्स का फोकस। क्रेडाई के चौथी न्यू इंडिया समिट में छोटे शहरों के रियल एस्टेट में चुनौतियों और संभावनाओं पर हुआ मंथन। जुटे देश भर के 500 से ज्यादा डेवलपर्स। बुलेट पॉइंट्स के बाद अब रुक करते हैं रियल ट्रेंड्स का। हरियाणा सरकार ने हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 में संशोधन किया है। इस संशोधन के मुताबिक अगर आप हरियाणा में कहीं घर खरीद रहे हैं या नया घर बनवा रहे हैं या फिर पुराने घर के स्ट्रक्चर में फेरबदल कर रहे हैं तो ग्राउंड कवरेज, हाइट, फ्लोर एरिया रेशियो, फ्रंट और रियर सेटबैक समेत बालकनी को लेकर नए नियम आ गए हैं। क्या नियम है, उनका आप पर क्या असर पड़ेगा, कहीं आप जो निर्माण कर रहे हैं वो अनियमित तो नहीं हो जाएगा? इन्हीं सब बातों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान, दीक्षु कुकरेजा, मैनेजिंग प्रिंसिपल, सीपी कुकरेजा आर्किटेक्ट्स, और प्रदीप मिश्रा, रियल्टी एक्सपर्ट। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। मेरा पहला सवाल प्रदीप जी आपसे, पहले तो ये बताइए कि हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के नए संशोधन में क्या कुछ बदलाव किया गया है? देखिए दीपक, ओवरऑल देखिए तो कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चैप्टर 6 और 7 के अंदर थोड़े बदलाव किए गए हैं, जिसमें कि ग्राउंड फ्लोर कवरेज को लेकर, हाइट को लेकर और फ्रंट और रियर सेटबैक जो प्लॉट का होता है उसको लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं। अगर 250 से 350 की बात करें तो 3 मीटर फ्रंट, 3 मीटर रियर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, अभी भी ये सेम एज इट इज है। लेकिन जो इससे बड़े प्लॉट थे 350 से जो बड़े प्लॉट हैं उनकी बात करें जो 500 स्क्वायर मीटर तक के, जहां पहले 4 फ्रंट और 4 रियर में था वो अब 3 और 3 मीटर कर दिया गया है। तो ये भी थोड़ा सा कम किया। तो यहाँ पर इन प्लॉट ओनर्स को भी थोड़ा फायदा मिलता नजर आ रहा है। दीक्षु जी आपके पास आते हैं। हरियाणा बिल्डिंग कोड के इन संशोधन को देखें तो ग्राउंड कवरेज बढ़ा है, सेटबैक कम हुआ है, हाइट बढ़ी है, तो क्या यह मान लिया जाए कि अब डिजाइन थोड़े कंजेस्टेड हो जाएंगे क्योंकि सीढ़ियों की जो चौड़ाई है वो भी कम हो गई है? दीपक जी, इसमें ये बात तो है कि एक तो जिस तरीके से सोसाइटी के और शहर के ऊपर लैंड प्रेशर्स आते हैं तो टाइम टू टाइम बाय लॉज के बदलने की जरूरत पड़ती है। ये हमने विश्व में हर बड़े शहर में देखा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अंडरस्टैंड और एक्सेप्ट करता हूँ ये बात कि रूल्स चेंज हो रहे हैं, लेकिन रूल्स कुछ इस तरीके से भी होना चाहिए कि केवल इसीलिए नहीं कि पास्ट में प्रॉब्लम्स क्या रही हैं, बट ये देखते हुए कि आने वाले समय में हम किस तरीके का हैबिटेट देना चाहते हैं लोगों को। कहने का तात्पर्य ये है कि अभी जो चीजें रूल्स में बदलाव आए हैं वो इसलिए भी आए हैं कि काफी लोग जो भी ग्राउंड कवरेज अलाउड होती थी, लोग उसके आगे कंपाउंडिंग के नाम पे उसको बियॉन्ड द लिमिट चले जाते थे। तो अगर 60% ग्राउंड कवरेज अलाउड है तो लोग अपना 70-75% करके कंपाउंडिंग ले लेते थे। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अब नया रूल कहता है कि आप 75% तक प्लॉट की ग्राउंड कवरेज ले सकते हैं, बट उसके बाद कोई कंपाउंडिंग नहीं अलाउड होगी। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें सिर्फ ये है कि कंजेशन नहीं बढ़ानी चाहिए थी जो ग्राउंड कवरेज 75% करके हो जाती है। और दूसरी बात है कि जो सेटबैक्स भी हैं हमें कहीं ना कहीं बढ़ा देने चाहिए थे, क्योंकि अगर हम बिल्डिंग की ऊंचाई ज्यादा जाएगी और रेयर सेटबैक्स बहुत कम रहेंगे, 1 मीटर या 1.5 मीटर, तो नीचे वहां नेचुरल लाइट ही नहीं, सनलाइट ही नहीं आ रही, तो हम किस तरीके का हैबिटेट क्रिएट कर रहे हैं? तो इस चीज की मुझे जरूर आपत्ति है। प्रदीप जी, इसका रियल्टी मार्केट में क्या कुछ असर पड़ेगा और किस खास वर्ग के लोगों को इसका फायदा मिलता हुआ दिखेगा?
देखिए दीपक जी, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, हरियाणा के अंदर पिछले 3-4 सालों के अंदर अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पूरी तरह से बंद किया गया है। यहाँ इसके रजिस्ट्रेशन को भी बंद किया गया है। टाउनशिप के लाइसेंस जो पहले डेवलपर्स को मिनिमम 100 एकड़ पे मिलते थे, उसको रिड्यूस करके 25 किया गया। तो सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, जो अपकमिंग इन्वेंट्री जहां पे मैप अप्रूव अभी नहीं हुए हैं, वहां पे नए मैप नए रूल के हिसाब से अप्रूव होंगे। तो वहां पे 2 और 2.5 बीएचके की जगह 3 बीएचके के फ्लोर्स अब आते दिखेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा उनको मिल रहा है जो नई इन्वेंट्री अभी आनी है। दूसरा, जिनके पास ऑलरेडी प्लॉट्स हैं, जिन्होंने उसके ऊपर बिल्डिंग अभी नहीं बनाई है, मैप सैंक्शन नहीं कराया, उनके लिए भी ये फायदा दिख रहा है, लेकिन वो मात्रा बहुत कम है, नई सप्लाई ज्यादा है। तो मेरे को नजर आता है कि डेवलपर्स लॉबी के लिए जो ऐसे नए प्रोजेक्ट्स अब आने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छा फायदा है। दीक्षु जी, बालकनी को पूरी तरह से एफएआर से बाहर कर दिया गया है, पिछली बालकनी को, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या इससे प्लॉट मालिक को फायदा है या फिर नुकसान है? ओवरऑल एक आर्किटेक्ट की नजर से इसे कैसे देखते हैं आप? मेरा ये सोच है इसमें कि बैल्कनीज फ्री ऑफ एफएआर देना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आफ्टर ऑल लोगों को ओपन एरिया तो चाहिए। ये कोविड के पैंडेमिक से भी हम क्या सीखे हैं कि फ्रेश एयर और नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन ही तो हेल्थ देता है हमें। तो वो ओपननेस होनी जरूरी है। लेकिन उसके चलते मैं ये भी मानता हूं कि बिल्डिंग और बिल्डिंग के दो बिल्डिंगों के बीच में, चाहे वो फ्रंट का सेटबैक हो या रियर का सेटबैक हो, वो हमें ज्यादा ही रखने चाहिए, ताकि लाइट वेंटिलेशन घर के अंदर अच्छे से आए। बिल्कुल, यानी हरियाणा बिल्डिंग कोड 2017 के संशोधन को देखने के बाद दो नजरिए हैं। पहला ये कि दीनदयाल योजना वाले प्लॉट्स पर बनने वाले घरों में इंटरनल स्पेस बढ़ेगी, थोड़े बड़े घर बनेंगे, लेकिन कॉमन एरिया कम हो सकता है। प्रदीप जी और दीक्षु जी, चर्चा में शामिल होने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का, और अब रुक करते हैं अगले रियल ट्रेंड्स का। दिल्ली रेरा ने पब्लिक नोटिस के जरिए उन डेवलपर्स को आगाह किया है जो किसी न किसी बहाने से रेरा में रजिस्ट्रेशन कराने से बच रहे हैं। दरअसल दिल्ली के ज्यादातर हिस्से में छोटे हाउसिंग प्लॉट हैं। ऐसे में बड़े स्तर पर बिल्डर आम ग्राहकों को गुमराह करते हैं और रेरा रजिस्ट्रेशन से बचते हैं। दिल्ली में रेरा को नजरअंदाज करने वाले बिल्डरों के खिलाफ शिकायतों का अंबार है। ऐसे में दिल्ली रेरा ने स्पष्ट किया है कि यदि प्लॉट 500 वर्ग मीटर से ज्यादा है या एक प्रोजेक्ट में 8 यूनिट से अधिक का निर्माण हो रहा है तो रेरा लागू होगा, जो कि ये नियम पहले से है। और क्या कुछ स्पष्टता दी गई है दिल्ली रेरा ने, इसे समझने की कोशिश करेंगे लीगल एक्सपर्ट और यूपी रेरा के लीगल एडवाइजर वेंकट राव साहब से। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि रेरा का सेक्शन 33 क्या स्पष्टता देता है और पब्लिक नोटिस के जरिए दिल्ली रेरा ने क्या संदेश देने की कोशिश की है, किन पॉइंट्स को स्पष्ट किया है? देखिए, बेसिकली जो ये पब्लिक नोटिस है, ये एक, मैं कहूँ, एक स्टेक होल्डर्स यानी कि रियल एस्टेट में जितने भी बायर्स हैं, जितने भी ग्राहक हैं, उनको एक अवेयरनेस रहे कि जो प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, उन प्रोजेक्टों के रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स में ही पब्लिक इन्वेस्ट करें। और दूसरा, एक चेतावनी है प्रमोटर्स को जो इस कानून का उल्लंघन कहें या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको एक पब्लिक अवेयरनेस के जरिए ये आगे करने की कोशिश की जा रही है कि ताकि वो अवेयर रहें और अपने प्रोजेक्ट्स जो कि 500 मीटर से ज्यादा या 8 फ्लैट से ज्यादा हो, जो सेक्शन 3 के अंदर रेरा कहता है कि उसको रजिस्टर कराना है इवन बिफोर आप बुक करें उस प्रोजेक्ट को या आप सेल करें, एडवर्टाइज करें, उससे पहले आपको प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की रेरा से जरूरत है। वो एक अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है। राव साहब, 1 मई को रेरा को लागू हुए 6 साल पूरे हो गए हैं। दिल्ली, देश की राजधानी में बुनियादी नियम पर रेरा को नोटिस जारी करना पड़ रहा है। इसे रेरा की सतर्कता कहें या फिर फेलियर? आखिर क्यों इस नोटिस की जरूरत पड़ी? दिक्कत कहां आ रही है? एक तरीके से मैं कहूं, ये फैक्टर रहा है कि सोसाइटीज का, प्राइवेट सोसाइटीज का चलन रहा है और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का मेजर डेवलपमेंट रहा है। तो एक गैप रहा है, रेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है नहीं है। मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट और सराहनीय कदम है कि एटलीस्ट ये अवेयरनेस अब दिल्ली कई तरीके से करता रहा है। शो कॉज नोटिस कई इशू हैं और उन पे एक्शन भी लिया जा रहा है। ये एक फर्दर एक पॉजिटिव साइन की तरह लीजिए, रादर देन इनएक्टिविटी फॉर लास्ट फ्यू इयर्स ना लें। ये कंसिस्टेंट प्रोसेस है रेरा के लिए। ये अक्सर इस तरीके से नोटिस निकालने की जरूरत है ताकि अवेयरनेस बढ़े। राव साहब, जो होम बायर्स इस तरह के प्रोजेक्ट में डील कर चुके हैं, जो रेरा के अंतर्गत आते तो हैं लेकिन उन्हें रेरा में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है, तो ऐसे होम बायर्स को क्या कुछ करना चाहिए? उस नोटिस में ही एक मेल आईडी दी गई है। ये कहा गया है कि जिस किसी को भी इस तरीके के प्रोजेक्ट्स पता चलते हैं
या उसमें इन्वेस्ट कर चुका है तो वो जरूर हमें इंटीमेट करिए। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एक लैंड पूलिंग पॉलिसी पिछले कई सालों से चल रही है जो दिल्ली रेरा दिल्ली में बात बनती रही है। काफी लोगों ने इसका एक फायदा उठाने की कोशिश की है, जबकि वो पॉलिसी स्ट्रीमलाइन ही नहीं हुई है, नोटिफाई नहीं हुई इस तरीके से कि जिस तरीके से इंप्लीमेंट की जाए। लेकिन लोगों ने, प्राइवेट लोगों ने भी, प्राइवेट सोसाइटीज के नाम पे भी कुछ कुछ जमीनें इकट्ठी की गई हैं और उनको लोगों को बेचा भी गया है। तो ये एक कोशिश है कि उन सबको, ये भी एक मैं कहूँ कि एक एफर्ट है ये, जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है ताकि उस पे एक अंकुश लाया जाए और एक तरीके से अपना रेगुलेशन इंप्लीमेंट किया जाए। राव साहब, अगर अब भी डेवलपर्स या फिर सोसाइटीज ने रेरा को नजरअंदाज किया तो उन पर क्या कार्रवाई बनती है? तो जी इसमें दो तरीके की चीजें हैं। देखिए, एक तो कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ है जो पर्पस उनका ये होता है कि उनके अपने वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, यानी कि चाहे आर्मी वेलफेयर के वजह से स्टाफ के लिए उन्होंने प्रमोट करके कुछ सेगमेंट बना के बनाना चाहते हैं। उसमें काफी हद तक मैं कहूंगा एक ग्रे एरिया जरूर है, क्योंकि रेरा ये कहता है कि अगर सोसाइटी भी हो और अगर बेचने के लिए कोई करता है तो जरूर एप्लीकेबल है। तो वो एक ग्रे एरिया है, उन पे जरूर मेरे ख्याल से इस तरीके का अंकुश की जरूरत है, क्योंकि इवेंचुअली ये ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं, जो सोसाइटी में 5-7 लोग जो मेंबर बन के इनको कंट्रोल करते हैं, वो एक्चुअली एक डेवलपर ही है, एक प्रमोटर ही है। उन्होंने एक इन द गार्ब ऑफ दिस थिंग दे हैव डन इट। सो देयरफॉर उस जगह पे मेरा मानना है कि अंकुश की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट रेरा इज ट्राइंग। बिल्कुल, यानी गौर करने वाली बात यह है कि दिल्ली रेरा ने इस नोटिस के जरिए होम बायर्स को आगाह किया है, तो वहीं रेरा की अनदेखी करने वाले बिल्डरों को चेतावनी दी है। लेकिन बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है कि रेरा लागू होने के 6 साल बाद भी अगर बिल्डर रेरा की अनदेखी कर रहे हैं तो कमी कहां रह गई है? ये भी बड़ा सवाल है, इसको भी समझने की जरूरत है। तो शुक्रिया करेंगे वेंकट राव साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। यहां वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और रुख करेंगे अगले रियल ट्रेंड्स का। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम प्रॉपर्टी प्लस में रियल ट्रेंड्स में अलग अलग ट्रेंड्स का जिक्र कर रहे हैं और अब अगला रियल ट्रेंड्स क्या है उसको देखते हैं। इस समय क्लाइमेट चेंज दुनिया भर की सबसे बड़ी समस्या है। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल इस समस्या को बड़े स्तर पर हल करने में मददगार साबित हो सकता है। अगर पॉजिटिव अप्रोच हो, सरकार का साथ हो तो काफी कुछ हासिल किया जा सकता है। दरअसल ऐसे ही कुछ सकारात्मक लक्ष्यों के साथ 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर की रूपरेखा और लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए डेवलपर्स संगठन नरेटको ने मुंबई में रियल एस्टेट फोरम 2022 का आयोजन किया है, जहां रियल्टी सेक्टर की चुनौतियों और फ्यूचर डेवलपमेंट पर मंथन किया गया। ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए नरेटको और टाटा पावर ने मिलकर शानदार पहल की है। नरेटको के सदस्य, डेवलपर्स और टाटा पावर ने मुंबई में 5000 ईवी चार्जिंग पॉइंट्स के लिए करार किया है। इसी के साथ इस दशक यानी 2030 तक रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी चुनौतियों और निवेश के मौकों पर इंडस्ट्री के दिग्गजों ने चर्चा की। ये डेकेड में आप क्या चेंजेस देखोगे, आप पैसा कहाँ लगाओगे, कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा ग्रोथ होगी, ऑफिस स्पेस कितना बढ़ेगा, रेजिडेंशियल में ग्रोथ क्या होगी, एंड कस्टमर सेंट्रिसिटी रखते हुए उस टॉपिक के ऊपर एंड सस्टेनेबिलिटी कंस्ट्रक्शन के साथ हाउ वी कैन कीप द एनवायरनमेंट ग्रीन एंड सस्टेनेबल, वो हम कोशिश कर रहे हैं। रियल एस्टेट फोरम 2022 में महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, रेवेन्यू मिनिस्टर समेत देश के 450 से ज्यादा डेवलपर्स मौजूद रहे। इस दौरान डेवलपर्स ने राज्य में ईज ऑफ डूइंग को बेहतर करने और डेवलपर्स के तमाम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की। कोई डेवलपर्स हैं जो बोल रहे थे कि भाई उनका जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है या कोई क्लियरेंस डिपार्टमेंट से नहीं आ रहे, तो वो कैसे महारेरा के अंदर वो कानून में बदलाव लेके आए कि जहां महारेरा के अध्यक्ष जैसे अभी अजय मेहता है, तो उनको वो भी म्यूनसिपैलिटी वगैरह वगैरह को बात कर सके, प्लानिंग अथॉरिटी से बात कर सके और जो भी प्रॉब्लम्स हैं बिल्डिंग के में वो भी सुझाव दे सके और उसका कुछ हल कर सके। तो ये मेन जो बात थी वो वही है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे ये रफ्तार से हम सब काम करें। बीते साल स्टैम्प ड्यूटी छूट के साथ डेवलपर्स ने ग्राहकों को अच्छे डिस्काउंट दिए, जिसके चलते महाराष्ट्र में घरों की रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली थी। लेकिन बीते 1 साल में कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल में
बेहिसाब बढ़ोतरी हुई। ऐसे में अब डेवलपर्स का मानना है कि निर्माण गणित बिगड़ रहा है, जिसे राज्य सरकार सुधार सकती है। हमने रेवेन्यू मिनिस्टर को और आदित्य जी को और हाउसिंग मिनिस्टर को और इवन अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर को कहा है कि वो जितना स्टैम्प ड्यूटी में रिडक्शन करेंगे, हम फिर से हमारे सारे डेवलपर को रिक्वेस्ट करेंगे कि उतना रिडक्शन हम भी देंगे, ताकि अगर इन्होंने 50% दिया तो हम एश्योर करते हैं कि हम पब्लिक को, मतलब ग्राहकों को 0% स्टैम्प ड्यूटी का मौका वापस लेके आएंगे। रियल्टी सेक्टर के जानकारों की माने तो डिमांड सप्लाई का संतुलन काफी बेहतर हुआ है, लेकिन लगातार महंगा होता कच्चा माल, ब्याज दरों के बढ़ने के संकेत लागत में आगे और इजाफा कर सकते हैं। लिहाजा ग्राहक पर बढ़ी हुई कीमतों का बोझ हाउसिंग मार्केट के सेंटीमेंट को फिर से बिगाड़ने का काम कर सकता है। रूस यूक्रेन ने तमाम कच्चे माल के आयात को प्रभावित किया है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में इजाफा जारी है। अब चिंता यह है कि कैसे लागत को मैनेज करते हुए रियल एस्टेट में भाव अफोर्डेबल रखे जाएं। रियल एस्टेट सेक्टर की मौजूदा हालत डेवलपर्स को नई रणनीति की ओर बढ़ने का इशारा कर रही है। लिहाजा डेवलपर संगठन क्रेडाई ने विशाखापट्टनम में अपना चौथा इंडिया रियल एस्टेट समिट किया, जहां फ्यूचर रियल एस्टेट की स्ट्रेटजी पर मंथन हुआ। जब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात होती है तो रियल एस्टेट सेक्टर की ओर ध्यान जरूर जाता है, क्योंकि रियल्टी सेक्टर के साथ 250 से ज्यादा उद्योग फलते फूलते हैं। बीते एक दशक में रियल्टी सेक्टर पर संकट जरूर थे, लेकिन कोरोना काल में रियल्टी सेक्टर ने फिर से रफ्तार पकड़ना शुरू किया है। लेकिन सीमेंट स्टील के भाव में बेतहाशा बढ़ोतरी, रूस यूक्रेन वार से कच्चे माल के आयात में मुश्किलों ने एक बार फिर निर्माण का पहिया धीमा कर दिया है। लेकिन वर्क फ्रॉम होम और रिमोट वर्क के चलते छोटे शहरों में मांग बढ़ी है। लिहाजा अब डेवलपर्स टियर 2, टियर 3 शहरों में रियल्टी सेक्टर में डिमांड, अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस को लेकर मंथन कर रहे हैं। लेकिन कच्चे माल की बढ़ती कीमतों ने डेवलपर्स के प्रॉफिट मार्जिन के गणित को बिगाड़ दिया है। डेवलपर्स फिर भी मांग को लेकर बुलिश दिख रहे हैं और भाव के साथ समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्पोजेबल इनकम भी हाथ में बढ़ रही है, तो अगर वो बैलेंस किया जाए तो रियल एस्टेट के दाम अगर लास्ट 10 साल से आप कैलकुलेट करें तो इतनी नहीं बढ़ी है। डेवलपर ने काफ़ी हद तक अब्जॉर्ब किया है, तो थोड़ा रूम है और हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। आज समझिए आप अगर टीवी खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं और कुछ भी खरीद रहे हैं, सब तो आपको इंक्रीज प्राइस पे मिल रहा है। सो ये एक इनएविटेबल फिनोमेना है। व्हेन वी आर इन अ इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी, तो डेवलपर पूरा चीज़ अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ये संभव है नहीं है। बट डेफिनेटली ये भी नहीं है कि आज के बाद कल ही कोई 15%, 20% ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज लगता होगा, और अगर कूल ऑफ हो जाता है इनपुट कॉस्ट तो फिर हम सस्टेन भी कर सकते हैं। रियल्टी सेक्टर में करीब एक दशक से चली आ रही विराट समस्या है फंडिंग की। सरकार के अनुमान के मुताबिक देश भर में 1500 प्रोजेक्ट्स में करीब 4.5 लाख घर फंड की कमी से अटके हैं। ऐसे में नए प्रोजेक्ट्स पर भी बैंक, एनबीएफसी फंड करने से कतराते हैं। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि कैसे टियर 2, टियर 3 शहरों में प्रोजेक्ट्स को आसानी से फंड मिल सके, जिसको लेकर डेवलपर संगठन क्रेडाई ने अपने चौथे न्यू इंडिया समिट में बैंकों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश की। जो बड़ी एनबीएफसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक्सेसिबिलिटी टियर 2, टियर 3 में कम है। उनकी मॉनिटरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है टियर 2, 3 में, बट बैंक्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर टियर 2 एंड टियर 3। द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट, अगर हम एक प्रोजेक्ट दिल्ली में या मुंबई में या बेंगलोर में बनाते हैं तो तकरीबन 2000 अपार्टमेंट का है। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड इज़ मच लार्जर। टियर 2, टियर 3 के एवरेज साइज ऑफ द प्रोजेक्ट्स आर स्मॉलर। फंड रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड। तो ये जितने भी large NBFCs or financial institutions, they don't have bases in these cities. But I think banks are a very good option of capital supply in these areas. अब छोटे शहरों में रियल एस्टेट की संभावनाओं पर बात होती है तो वहां की चुनौतियों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज भी देश भर के ज्यादातर छोटे शहरों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कमर्शियल एक्टिविटी को लेकर भी छोटे शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु जैसे शहरों का मुंह ताकते हैं। लिहाजा अब छोटे शहरों के डेवलपर्स को भी बड़े शहरों के डेवलपर्स का साथ मिल रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी काफी हैं। अभी क्या हो रहा है, लैंड कॉस्ट बढ़ रहा है, सो अफोर्डेबिलिटी होना बोलो तो बहुत ज़्यादा बिल्ड करना पड़ता है। तो ज़्यादा बिल्ड करना, अपर फ्लोर्स करना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग करना बोलो तो टेक्नोलॉजी चाहिए। और वॉल्यूम्स भी बढ़ रहा है, सेल्स भी। पहले रेफरल में सेल्स होता था, अभी ऐसा नहीं। सेल करना बोलो तो यू हैव टू यूज सम टेक्नोलॉजी, मतलब
टूल्स, सम टूल्स लाइक सोशल मीडिया में कैसे करेगा, मार्केटिंग कैसे करेगा, ब्रांडिंग कैसे करेगा, ये पूरा ये छोटे शहर लोगों को कैसे कर सकता है, ये मुख्य उद्देश्य न्यू इंडिया समिट का। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि छोटे शहरों में घरों की शानदार मांग है। शायद यही वजह है कि अब देश के नामी डेवलपर्स भी छोटे शहरों में अपनी जगह बना रहे हैं। तो ये था आज का प्रॉपर्टी प्लस, जहां हमने प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर आपका ध्यान खींचने की कोशिश की। आपको ये शो कैसा लगा हमें जरूर बताइए। आप हमें ईमेल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे अगले शो में रियल्टी सेक्टर की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।